नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, स्वास्थ्य चर्चा में हमारा आज का विषय है दमा या अस्थमा रोग, कारण एवं उपचार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में अस्थमा या दमा के मामले तेजी से बढ़े हैं। उम्र दराज लोगों के साथ साथ युवाओं में और खासकर बच्चों में भी अस्थमा के मामले देखने को मिल रहे हैं। आज अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर अस्थमा या दमा होता क्या है, इस बीमारी का मुख्य कारण क्या है, इसका इलाज किस तरह से किया जाता है और साफ तौर पर आज हम जानेंगे कि एम्स ऋषिकेश में दमा या अस्थमा के जो बीमारी है या जो मामले सामने आते हैं उनका इलाज किस तरह से किया जा रहा है। एम्स ऋषिकेश में किस तरह की सुविधाएं इस बीमारी के लिए उपलब्ध हैं और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में उपस्थित हैं। हमारे साथ डॉक्टर गिरीश सिंधवानी जी हैं जो श्वास रोग विशेषज्ञ हैं और वर्तमान में एम्स ऋषिकेश के श्वास रोग विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर गिरीश, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच सोनाली जी, हमारे को ये मौका देने के लिए कि हम उत्तराखंड की जनता से रूबरू हो पाएं, कुछ बातचीत कर पाएं उनसे इस विशेष बीमारी के बारे में। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे दमा या अस्थमा जिसको हम कहते हैं, आखिर ये बीमारी क्या है? आसान भाषा में आप हमारे दर्शकों को बताएं। तो देखिए सोनाली जी, आसान भाषा में ये है कि अस्थमा जो है एक तरह का एलर्जिक डिसऑर्डर है जिसको हम आम भाषा में एलर्जी कहते हैं। तो अगर हम एलर्जी को देखें तो एलर्जी का जो शुरुआत होता है, अगर हम सांस के प्रणाली में लें तो नाक और गले की एलर्जी होती है जिसको हम जुकाम छींकों से व्यक्त होती है, और जो सांस की नली में जो एलर्जी होती है उसको हम अस्थमा या दमा कह सकते हैं। तो साधारण भाषा में ये एक एलर्जी है जिसमें सांस की नलियों में एक नॉर्मल रिएक्शन से ज़्यादा यूँ समझ लीजिए कि रिस्पॉन्स होता है, जिससे कि सांस की नलियों में स्वेलिंग या सूजन आ जाती है। उसकी वजह से सांस की नलियां सूज करके मोटी हो जाती हैं और उसमें उसका जो सांस का जो रास्ता है वो तंग हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में परेशानी हो सकती है, खांसी हो सकती है और इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। सो ये बेसिकली अस्थमा का एक मोटा मोटा जो हम जिसे कह सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो आपने बताया कि कैसे हमारी जो सांस की नली है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। तो डॉक्टर साहब, इसके मुख्य कारण क्या है, क्यों ये होता है? क्या जिस तरह से आपने बताया, क्या इसके एक्सटर्नल कोई कारण है या इन्फेक्शन या जो वायरस है कहीं ना कहीं वो अटैक होता है? तो क्या वजह क्या है अस्थमा होने की? देखिए, हमारे शरीर का जो इम्यून रिस्पॉन्स है, जो हमारे सिस्टम को, हमारे बॉडी के सिस्टम को किसी बीमारी से लड़ने में मदद करता है, वो इम्यून सिस्टम डिफेक्टिव होता है कहीं। ये एक जेनेटिक भी हो सकता है, जिससे कि बचपन से ही एक हमारा इम्यून सिस्टम इस तरह से रिस्पॉन्स करता है कि वो थोड़ा एग्जेजरेटेड है, नॉर्मल से ज़्यादा रिस्पॉन्स है। इसकी वजह से छोटा सा भी पार्टिकल या ठंडी हवा या कुछ भी हमारे सांस में जाती है तो उसका रिस्पॉन्स एकदम से एग्जेजरेटेड हो जाता है और सांस के नलियों में सूजन आ जाती है। तो बेसिकली अस्थमा तो हुआ उसके अपने जेनेटिक कारण से, उसका इम्यून रिस्पॉन्स खराब होने की वजह से, लेकिन वातावरण से में कुछ कारण है जिस वजह से पोलन्स हुए, ठंडी हवा हुई, तेज स्मेल हुआ, स्ट्रॉन्ग स्मेल्स हुई, धुआं हुआ, उसकी वजह से ये रिस्पॉन्स तेज हो जाता है और मैनिफेस्ट करता है अपने आप को। तो एनवायरनमेंट एक तरह से ट्रिगर का काम करता है कि वो इस बीमारी को प्रेसिपिटेट करता है। बिल्कुल, ये है। तो डॉक्टर साहब, लक्षण क्या होते हैं? मान लीजिए जैसे आपने बोला कि कई बार पोलन्स के कारण हो जाता है, स्ट्रॉन्ग स्मेल से होता है, तो कई बार हम लोग उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि खांसी हुई या बहुत देर तक कुछ इरिटेशन महसूस हुई, लेकिन हमें अस्थमा हो गया है और हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके लिए इंसान के अंदर किस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं जिसके कारण हमें देखना चाहिए कि हाँ वाकई ये चीज़ें हमें महसूस हो रही है और हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए? तो देखिए, नॉर्मल से ज़्यादा चलने वाली खांसी, किसी को जुकाम नज़ला सीजन में आमतौर पे हो जाता है तो 4-5 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन अगर वो बार बार हो रहा है और आपको लग रहा है कि ये नॉर्मल रिस्पॉन्स से ज़्यादा है, एक आम आदमी को जितना एक सीज़न में 3-4 दिन के लिए जुकाम होना एक आम बात है, वायरल इन्फेक्शंस होते हैं और इन्फेक्शंस होते हैं, बट जब ये रिस्पॉन्स आपका ये बार बार होता है, हर सीज़न में आता है, पोलन सीज़न में आता है, या आपको किसी को लगता है कि जैसे ही वो ठंडी हवा में जाता है तो एकदम से छींकें आने लग जाती हैं, खांसी आने लग जाती है या सांस में घुटन सी महसूस होने लग जाती है, तो उसको ये सोचना चाहिए कि ये नॉर्मल से ज़्यादा रिस्पॉन्स है और मुझे इसके लिए कंसल्ट करना चाहिए, ये अस्थमा या दमा हो सकता है।
बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, शुरुआती जब कोई पेशेंट आता है तो किस तरह की जांच उसकी की जाती है, किस तरह से पता लगता है एक डॉक्टर को भी कि हाँ इस पेशेंट में अस्थमा है या दमा के सिम्टम्स कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं? देखिए, आमतौर पे ये इसके सिम्टम्स इतने क्लियर होते हैं और इसका रिलेशन एनवायरनमेंट के ट्रिगर से इतना क्लियर होता है कि हमें वैसे ही मालूम चल जाता है, अंदाज लग जाता है कि ये अस्थमा के सिम्टम्स हैं। लेकिन फिर भी कुछ केसेस में डाउट भी होता है अगर कि ये अस्थमा है या नहीं है, तो उसके लिए कुछ टेक्निकल टेस्ट्स हैं जिसको हम लंग फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। इसमें एक कंप्यूटर जनरेटेड सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम एक फूंक मारते हैं और हमें उसकी सांस की गति और उससे अंदाज लग जाता है कि ये कि अस्थमा हो सकता है ये जी। तो इसके टेस्ट भी हैं और इसको एक बहुत ज़्यादा सीवियर मैनिफेस्टेशन से पहले इसको हम इस टेस्ट के द्वारा पकड़ सकते हैं। बिल्कुल। और जैसे कि आपने बोला डॉक्टर साहब कि हम इसको शुरुआत में भी पकड़ सकते हैं, तो ऐसे कैसे कितने केसेस आपके पास ऐसे आते होंगे कि शुरुआत में ही अगर जो बीमारी है उसको भांप लिया जाए तो वो वहीं पर रुक सकती है, वहीं पर उसका इलाज हो सकता है? और आगे डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहते हैं कि अस्थमा कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है एक ह्यूमन बॉडी के लिए अगर लापरवाही बढ़ती जाती है तो? देखिए, ये बड़ा ज़रूरी सवाल है कि अगर आम जनता में ये चीज़ उनको मालूम, ये चीज़ का एहसास हो जाए कि अगर हम इस बार बार होने वाली खांसी को हम अंदाज़ लगा लें कि ये कुछ सीरियस मैटर है, तो हम जल्दी डॉक्टर के पास चले जाएं और उसको हम जल्दी टेस्ट करा के जल्दी पकड़ लें। बट होता ये है कि ख़ासतौर पर महिलाएं अपनी इन लक्षणों को काफ़ी इग्नोर करते हैं और ऐसे ही सामान्य खांसी सोच करके इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से डायग्नोसिस बनने में लेट हो जाता है। और फिर जैसा आपने दूसरा सवाल किया कि ये कितना सीवियर, कितना खतरनाक हो सकता है, तो खतरनाक तो ये है कि ये जानलेवा भी हो सकता है। अगर इसका जिसे कहते हैं एक्यूट अटैक अगर जैसा आता है तो ये एक अपने आप में एक जानलेवा सिचुएशन हो सकती है। तो बेहतर है कि हम इसके लक्षण को पहचानते हुए जल्दी हम डॉक्टर के पास जाएं और अपना ये ज़रूरी टेस्ट कराएं और ट्रीटमेंट शुरू करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं और कहीं ना कहीं अपने टेस्ट करा के क्लियर कर लें कहीं आपको दमा है या नहीं है। डॉक्टर साहब, उम्र की अगर बात करें तो ज़्यादातर किन लोगों में अस्थमा देखने को मिलता है? क्योंकि अब से कुछ साल पहले तो हम देखते थे कि उम्रदराज लोगों को अस्थमा की ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब चीज़ें काफ़ी, छोटे बच्चों में भी अस्थमा देखने को मिल रहा है, युवाओं में भी देखने को मिल रहा है। तो एक इसकी स्पेसिफिक उम्र क्या है? इसकी कोई स्पेसिफिक उम्र नहीं है। जैसे मैंने बताया कि जेनेटिक भी होता है, तो इसलिए ये बच्चों में भी होता है। ये बचपन से लेकर और 17-18 साल की उम्र तक ये रह सकता है। उसके बाद नॉर्मल उसमें ये 18 ईयर्स के बाद ठीक भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन ये दूसरी एज में भी, बड़ी एज में भी शुरू हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये बच्चों में ही होगा और बड़ों में नहीं होगा। कभी कभी ये बचपन में शुरू होता है और पूरी उम्र तक चलता चला जाता है, खासतौर पे जब इसका मैनेजमेंट उस एज में ठीक से नहीं किया जाए। तो इसकी कोई आधारित एज लिमिट नहीं है कि इस एज में होगा, इस एज में नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये किसी भी एज में शुरू हो सकता है और किसी भी एज में इसको मैनेज किया जा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, उपचार की अगर बात करें डॉक्टर साहब, तो किस तरह से उपचार एक दमा रोगी का, एक अस्थमा रोगी का किया जाता है और कितना लंबा ये कहीं ना कहीं उपचार चलता है? एक पेशेंट को स्वस्थ होने में कितना समय लगता है? देखिए, उपचार जो है वो डिपेंड करेगा इस चीज़ पे कि आपकी बीमारी किस स्टेज पे है। कभी कभी इसके लक्षण सिर्फ सीज़न चेंज होने पे आएंगे, सर्दी के मौसम में लक्षण आएंगे और गर्मी में चले जाएंगे। तो ऐसे केस में उसी समय ही उपचार करने से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो अगर ये नेक्स्ट स्टेज में जाता है जबकि सिम्टम्स जो हैं वो पूरा साल चलते हैं या साल के ज़्यादातर समय चलते रहते हैं, ऐसे केस में हमें दवाइयाँ कुछ ऐसी देनी पड़ती हैं कि वो लगातार इलाज चलता रहे। क्योंकि ये सांस की जो सूजन है, अगर इसको हम हमेशा कम करके नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं ये अंदर ही अंदर डैमेज करती चली जाएगी और धीमे धीमे वो सांस की स्वेलिंग जो है इस तरह का रूप ले लेगी कि वो फिर दवाइयों से उसका उतना असर नहीं आएगा। तो हमें करना ये है कि जाहिर है कि ये मरीज अपने आप तय नहीं कर पाएगा, डॉक्टर को डिसाइड करना पड़ेगा कि उसको लगातार पूरे साल इलाज लेने की ज़रूरत है या कुछ समय इलाज लेकर के उसकी ये स्वेलिंग ठीक हो जा रही है। तो ये डिपेंड करेगा स्टेज पे। बिल्कुल।
स्टेज की आपने बात करी डॉक्टर साहब, तो दमा या अस्थमा की ऐसी कितनी स्टेजेस होती हैं और एक स्टेज दूसरी स्टेज से कितनी अलग होती है? देखिए, स्टेजेस में मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाऊंगा क्योंकि ये आम जनता के लिए है। तो माइल्ड से लेकर वेरी सीवियर तक जाता है। ये माइल्ड मतलब ये हुआ कि कभी कभी लक्षण आए, आपने दवा ली, ठीक हो गया, और बढ़ते बढ़ते स्टेज 4 तक चला जाता है कि जब वो लक्षण हमेशा ही रहते हैं, दवाई से भी आराम नहीं आता है और बार बार मरीज को अस्पताल जाना पड़ता है, इसके लिए बार बार इमरजेंसी विजिट करना पड़ता है। तो ये एक स्पेक्ट्रम है, आपने इसको जितना जल्दी पकड़ा उस स्टेज तक जाने से हम बच जाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक अस्थमा अटैक, हम कई बार ये टर्म सुनते हैं और लोगों को भी देखते हैं कि कई बार एकदम से उनको खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, दम घुटने लगता है। तो ये क्या होता है जो एकदम से अस्थमा का जब अटैक पड़ता है, तब किस तरह की चीज़ें एक जो पेशेंट होता है किस स्थिति से गुजर रहा होता है उस वक्त? देखिए, सांस की नली में जैसे मैंने बताया स्वेलिंग आई, और सांस की नली की एक लेयर होती है जो मसल की लेयर होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट करती है, स्पेजम करती है। तो जब वो स्पेजम इतना तेज हो जाता है, एक कॉन्ट्रैक्शन इतनी तेज हो जाती है कि सांस की नली पूरी बंद हो जाती है, उसमें सांस आ जा ही नहीं सकती। तो इसको अटैक बोलते हैं, कि जब एकदम चोकिंग जैसा सेंसेशन होता है कि सांस ही नहीं आ रही है एकदम से। तो डॉक्टर साहब, ये कितनी देर तक रहता है? और ये कितनी देर तक रहता है ये तो डिपेंड करेगा कि आप कितनी जल्दी इमरजेंसी पहुंच गए, बिकॉज ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। इसमें हमें अगर ऐसा घर पे सपोज हो गया तो आपको रिलैक्स करने की कोशिश करनी है कि आप पैनिक ना हो, एंग्जाइटी ना लें, और धीमे धीमे जितना हल्का हल्का सांस आ रहा है लेने की कोशिश करें और जल्द से जल्द इमरजेंसी पहुंचने की कोशिश करें। बिल्कुल, यानी कि अपनी बॉडी को कहीं ना कहीं शांत करने की कोशिश करें और डॉक्टर के पास फौरन पहुंचे। डॉक्टर साहब, क्या ये जानलेवा भी हो सकता है? जानलेवा, जिस तरह से आपने बोला कि डॉक्टर के पास जाए और कोई नहीं पहुंच पाया या उसको नहीं पता कि कैसे रिलैक्स उस टाइम रहने की जरूरत है, कई बार लोग भी आपको घेर लेते हैं, तो ऐसे में क्या ये जानलेवा भी हो सकता है? जी बिल्कुल। ये जैसे मैंने बताया, अगर सांस ऑक्सीजन ही हमारी बॉडी में नहीं पहुंच पा रही है तो हमारा सर्वाइवल मुश्किल है। तो हमारी बॉडी और हमारा दिमाग खास तौर पे और हमारा हार्ट जो है, अगर उसको 2 से 3 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो काम नहीं कर पाएगा जी। तो ये एक जानलेवा सिचुएशन है, इसलिए हमको उसी सीरियसनेस से इसको डील करना है। कभी कभी हमारे पास अगर हमें मालूम है, जैसे डॉक्टर की सलाह से हम कुछ ऐसे मेडिसिन घर पे रख सकते हैं जिसको हम तुरंत इस्तेमाल करके थोड़ा सा उस अटैक को कम कर सकते हैं, जिसको हम नेबुलाइजर बोलते हैं। कुछ मेडिसिन नेबुलाइजर के द्वारा दी जाती हैं, वो हम घर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो एक टेम्परेरी मेजर है, थोड़ी देर के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन उसको ये नहीं करना कि अब हमने ये ले लिया तो अब हम हॉस्पिटल नहीं जाएं तो चल जाएगा, नहीं। इसकी ये एक सीरियस मैटर है, इसको अटैक होने की स्थिति में आपको अस्पताल जाना ही चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इनहेलर भी हमने सुना है और कई लोगों को इस्तेमाल करते देखा है, तो ये क्या होता है और कब ये एक मरीज को आप लोग सजेस्ट करते हैं इनहेलर से दवा लेने के लिए, तो इसके बारे में भी आप थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को दें। ये बहुत ही जरूरी सवाल है। इनहेलर के बारे में लोगों के मन में काफ़ी भ्रांतियां हैं, मिसकंसेप्शंस हैं कि इनहेलर शायद लंबे टाइम तक नहीं लेना चाहिए, इसकी आदत पड़ जाती है या इसकी एडिक्शन होती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि इनहेलर बेसिकली है क्या। आप यूँ समझिए कि आपके हाथ में चोट लगी तो आप गोली खाना पसंद करेंगे या हाथ में दवाई लगाना पसंद करेंगे? जाहिर सी बात है, जहाँ आपकी बीमारी है आप उसी को ठीक करने की कोशिश करेंगे, वो लॉजिकल लगता है। तो इसी तरह हमारी बीमारी है सांस की नली में। अब उसके लिए हम गोली खाएंगे कुछ, तो वो गोली का यहाँ तक असर आने में पहले गोली ब्लड सिस्टम में जाएगी, वहाँ से सर्कुलेट करेगी, वहाँ से सर्कुलेट करके फिर उसका इफेक्ट हमारे लंग्स पे या सांस की नलियों पे आएगा, तो उसमें काफ़ी समय लगेगा। और वो जो मात्रा गोली में हमें देनी पड़ती है दवा की, वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसका कुछ पार्ट ही हमारी सांस की नलियों में आ पाता है। और जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको चोट लगने का, तो उसी तरह से अगर हम सीधा दवा को सीधा सांस की नली में ही डाल दें तो उससे क्या होगा कि थोड़ी मात्रा में ही हम सांस की नली में वो मात्रा पहुंचा पाएंगे। दूसरी बात, उसका बॉडी में कहीं और सर्कुलेशन नहीं होगा तो उसके साइड इफेक्ट कहीं और नहीं लगेंगे। तो ये मकसद है इनहेलर का, कि हमने दवा सीधी सांस की नली में डाल दी जहां बीमारी है। यानी कि कहीं ना कहीं जैसे आप भी बोल रहे थे कि भ्रांतियां हैं, तो इनहेलर का यानी कि कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने से साइड इफेक्ट्स से बचा जा सकता है। अगर हम वैसी दवाई लेते हैं और वो बॉडी में यानी कि लेट असर करती है, इनहेलर डायरेक्टली असर करता है, तो कहीं ना कहीं इससे साइड इफेक्ट्स की संभावना साइड इफेक्ट्स भी बचते हैं, असर भी तुरंत आता है, विद इन फ्यू मिनट्स
2-4 मिनट के अंदर ही आपकी ये दवाई काम करती है और आपको आराम आना शुरू हो जाता है। जबकि अगर उसकी जगह हम वही दवाई गोली के थ्रू खाएंगे तो उसका असर आने में 2 से 3 घंटे लगेगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब किस तरह के होते हैं इनहेलर, ये भी आप हमारे हाँ, दर्शकों को इनहेलर बताएं। मेरे किस पास तरह से इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से इनको रेकमेंड किया जाता है? इनहेलर कई तरह के हैं। ये जो कॉमनली यूज इनहेलर है वो ये वाला है, इसको इनहेलर बोलते हैं। और ये पाउडर्ड इनहेलर होता है जिसमें हम कैप्सूल डाल करके इस्तेमाल करते हैं। और इस इनहेलर को ये स्पेसर के साथ भी लिया जा सकता है। तो ये अब आपका सवाल ये होगा कि ये कौन सी सिचुएशन में कब इस्तेमाल करें। तो इसका जवाब ये है कि ये डॉक्टर को पेशेंट की बीमारी का स्तर देख करके और किस तरह की वो उसकी कैपेसिटी कितनी है लंग्स में, उसके हिसाब से ये तय करना पड़ता है कि उसको कौन सा डिवाइस सूट करेगा। तो कुछ यंग पेशेंट्स हैं जिनकी सांस की कैपेसिटी अच्छी है तो वो कैप्सूल वाली मशीन से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ बुजुर्ग हैं या बहुत छोटे बच्चे हैं जो कैप्सूल नहीं ले खींच सकते हैं, तो उनके लिए इनहेलर और उसके साथ में स्पेसर लगाया जाता है जिससे कि वो टेक्निकली आसान हो जाता है। सो ये डॉक्टर को बेसिकली पेशेंट टू पेशेंट डिसाइड करना पड़ता है कि क्या कौन सा मेथड उसको सूट करेगा। ओके डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने भी बोला कि कई लोगों को ये डर होता है कि आदत ना पड़ जाए, क्योंकि कुछ टाइम बाद फिर वो इनहेलर पे ही डिपेंडेंसी कहीं ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो क्या ये भी सच होता है या फिर इसकी आदत ऐसी नहीं पड़ती है और ये भी एक दवा की तरह ही है कि फिर कुछ समय बाद इनहेलर का यूज़ भी रोक दिया जाता है? जब जो मरीज़ है वो ठीक होने लगता है तो इनहेलर का इस्तेमाल भी कम होने लगता है। तो ऐसा तो नहीं कि लोगों को आदत ही पड़ जाती है वाकई? देखिए, मैं कहूँगा कि आदत पड़ी जाए तो अच्छा है, ये कोई बुरी आदत नहीं है। आप किस मैटर को कितना सीरियसली लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। अब ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये बीमारियां लाइफ लॉन्ग चलने वाली हैं। इसकी मेडिसिन आपको रोज लेनी होती है। आप ब्लड प्रेशर की दवाई 2-4 दिन गैप करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा और किसी दिन वो नुकसान करेगा। तो ये जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं जिनकी जो आपकी शायद सालों साल चलने वाली बीमारियां हैं, तो उसमें रेगुलर मेडिसिन लेनी ही चाहिए। अब उसकी अगर बीपी की आपकी गोली खाने की आदत अगर आपको पड़ गई है सुबह रोज, तो क्या गलत है? तो ऐसे ही ये बीमारी भी जो है आपकी अस्थमा, इसे लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर कई सालों तक चलता है और कभी कभी लाइफ लॉन्ग चलता है। तो अगर आप डेली ये मेडिकेशन लेते हो तो इसमें क्या नुकसान है? बिल्कुल डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कई लोगों को जैसे हमने बोला कि हेरिडिटरी होता है, पेरेंट्स के कारण उनको अस्थमा की ये जो विरासत में कहीं ना कहीं ये बीमारी मिलती है, लेकिन कई लोगों को मौसम के कारण भी अस्थमा के वो शिकार होता है, जैसे आपने ठंड और वो। तो किस तरह से ऐसे लोगों को दवा के साथ साथ किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? चाहे पोलन से जिनको एलर्जी हो, तो किस तरह से दवा तो चलिए उनकी चलती रहेगी साइड बाय साइड, पर और क्या प्रिकॉशंस या प्रिवेंटिव मेजर्स वो ले सकते हैं? देखिए, अस्थमा के पेशेंट को ये पहचानने की कोशिश करनी चाहिए कि किस पर्टिकुलर चीज़ से उसको अस्थमा ट्रिगर हो रहा है। अगर वो ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसी को कुछ खाने से हो सकता है, चॉकलेट, दूध, बिस्किट, किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है, वो खाने से उसको ट्रिगर होता है अस्थमा, तो वो चीज़ नहीं लेनी है। कॉमनली जो है ठंड से, ठंडी हवा से, तेज स्मेल, स्प्रे, डिओड्रेंट, धुआं, और घर में अगर पालतू जानवर हैं उनके उसके एक्सक्रीटा से, और एनवायरनमेंट में जिस तरह से भी जैसे पोलन्स हैं, तो ये सब ट्रिगर के काम करते हैं। तो उस पर्टिकुलर ट्रिगर से अगर आप बच सकते हैं, आपको मालूम है कि पोलन सीजन में आपको ज़्यादा होता है, तो आप एक मास्क लगा करके घर से निकल सकते हैं। किसी आप ऐसी फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ केमिकल्स हैं, उससे आपको एलर्जी होती है, तो आप मास्क लगा के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप ये ट्रिगर पहचान लेते हैं तो आप काफ़ी हद तक अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं बच सकते हैं। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर साहब, उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में भी पिछले कुछ वर्षों में दमा के मामले, अस्थमा के मामले बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, और ख़ासतौर पर पहाड़ी अगर रीजन्स की बात की जाए तो वहाँ पर चूल्हे का उपयोग भी बहुत होता है, महिलाओं में ये बीमारी भी देखने को मिलती है। तो उत्तराखंड के बारे में और उस अस्थमा और उत्तराखंड को लेकर आप क्या कहेंगे? आपने अपने एक्सपीरियंस से इतने सालों में किस तरह से उत्तराखंड में अस्थमा का ग्राफ बढ़ते देखा है? देखिए, ऐसा पाया गया है कि पॉल्यूशन का लेवल अगर बढ़ता है तो अस्थमा बढ़ता है। ये एक स्टडी हुई थी काफ़ी साल पहले दिल्ली में, जिसमें स्कूल के बच्चों को टेस्ट किया गया था कि उनमें से कितने बच्चों को एलर्जी या अस्थमा के सिम्टम्स हैं। तो ऐसा देखने में मिला कि 12% के लगभग स्कूल के बच्चों को कुछ ना कुछ अस्थमा का लक्षण था।
तो ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है कि इतने परसेंटेज बच्चों को या बड़ों को एलर्जी और उससे संबंधित रोग हो सकते हैं। तो जैसे पॉल्यूशन हर जगह बढ़ रहा है, चाहे वो दिल्ली हो या उत्तराखंड हो, पॉल्यूशन, गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं, तो पॉल्यूशन के बढ़ने से डेफिनेटली अस्थमा का प्रेवलेंस भी बढ़ता है। तो मोटा मोटा देखा जाए कि 1990 में ये फिगर था, उत्तराखंड का ही एक डाटा है जिसमें 1990 से और अब के बीच में 1.4 से लेकर 1.6 तक का इंक्रीज देखा गया है इस बीमारी का टोटल बीमारियों की लिस्ट में। तो डेफिनेटली ये बढ़ा तो है और पॉल्यूशन उसका एक मेजर कारण है। दूसरा ये है कि अब जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो बीमारी पकड़ में जल्दी आती है, तो ज़्यादा पता लगता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कोविड का हमने पूरा ये समय देखा है और अभी भी हमें बहुत प्रिकॉशन, सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। कोविड और अगर हम अस्थमा के पेशेंट्स की बात करें तो अस्थमा के पेशेंट के लिए ये दौर कितना कठिनाई भरा रहा है और आगे भी उनको किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, कोविड किसी भी अन्य वायरल इन्फेक्शन की तरह एक इन्फेक्शन है। बहुत सारे वायरस, जैसे सर्दी में या बारिश के सीज़न में वायरसेस, जिसे आप कॉमन कोल्ड बोलते हैं, फ्लू बोलते हैं, उस तरह से इन्फ्लुएंज़ा और इस तरह के बहुत सारे वायरस हर साल आते हैं, हर सीज़न में आते हैं। और वायरल इन्फेक्शन जो है, ये कॉमन कोल्ड, ये अस्थमा को बढ़ाता है जनरली। किसी को अस्थमा की बीमारी है और उसको कॉमन कोल्ड हुआ है, तो अस्थमा के अटैक आने के और अस्थमा के बिगड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोविड या कोरोना ये भी एक तरह का वायरस ही है, एक तरह से ये कॉमन कोल्ड या फ्लू ही करता है, तो उससे भी अस्थमा का अटैक बढ़ सकता है। तो करना क्या है कि वैसे भी और किसी इन्फेक्शन के टाइम या कोविड के टाइम में तो बिल्कुल भी अपनी मेडिसिन को छोड़ना नहीं है। जो मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब की गई है, इन्हेलर या जो भी मेडिसिन बताई गई है, वो आपको और ज़्यादा नियम से लेनी है, क्योंकि ये कोविड जो है आपके अस्थमा को बढ़ा सकता है, एटलीस्ट कुछ समय के लिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक और सवाल है डॉक्टर साहब, कई बार हमने देखा है लोगों को जब एलर्जी होती है इस किस्म की, तो वो घर में स्टीम लेते हैं और घरेलू इलाज तो करते ही हैं साथ साथ। तो स्टीम लेना कितना सही है? क्योंकि कई थ्योरीज ये भी कहती हैं कि ज़्यादा स्टीम लेने से भी आपकी लंग्स या जो पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो डिस्टर्ब होता है कहीं ना कहीं। तो क्या ये सही है जो घरेलू उपाय किए जाते हैं? देखिए, स्टीम बेसिकली आपके सांस की नलियों को मॉइस्चर दे सकता है। ठंडी हवा से बेटर है कि गर्म हवा आप सांस में ले रहे हैं, थोड़ा सा मॉइस्चर जा रही है, उससे थोड़ा सा रिलीफ आपको फील हो सकता है। बट अगर सांस की नलियां एकदम से टाइट हो रखी हैं, मसल स्पैज़म हो रखा है, तो आपको मेडिसिन लेना ही पड़ेगा। आप इसको इलाज मत समझिए, ये एक टेम्परेरी मेजर है, थोड़ा सा आपको इन्फेक्शंस के टाइम रिलीफ करता है। अगर आपके बलगम जम रखी है सांस की नलियों में, तो थोड़ा सा मॉइस्चर से वो इजीली क्लियर हो जाती है, लेकिन ये इलाज नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एम्स ऋषिकेश से आप आते हैं, किस तरह की सुविधाएं एम्स ऋषिकेश में उपलब्ध है फिलहाल अस्थमा और दमा के पेशेंट्स के लिए? तो जैसे मैंने बताया कि वो लंग फंक्शन टेस्ट होते हैं जिससे हम जल्दी पता लगा सकते हैं कि किसी पेशेंट को अस्थमा डेवलप हो रहा है या हो सकता है। तो वो लंग फंक्शन टेस्ट हमारे पास पूरी रेंज है, सारे तकनीकी टेस्ट हमारे पास एम्स ऋषिकेश में उपलब्ध हैं। उसके अलावा अगर अटैक आने की सिचुएशन है या अस्थमा क्रॉनिक हो गया है या इतना बिगड़ गया है कि उसको कुछ और मशीनों की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, वेंटिलेटर की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सारी सुविधाएं भी एम्स ऋषिकेश में उपलब्ध हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और चलते चलते हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी दें, कुछ सुझाव दें कि किस तरह से इस बीमारी से बचा जा सकता है और जो इस बीमारी से ग्रसित हैं जो लोग, उनको खासतौर पर सर्दियों में किस तरह से अपना ख्याल रखना चाहिए। देखिए, जैसे मैंने बताया कि अगर आपको अस्थमा के सिम्टम्स, लगातार खांसी आना या कभी कभी सांस में लेने में तकलीफ होने लगना एक आम आदमी से ज़्यादा अगर महसूस हो रहा है, तो उसको इग्नोर नहीं करें। पहली बात, डॉक्टर के पास जाके जल्दी से अपना डायग्नोसिस कंफर्म कराइए कि अस्थमा है या नहीं है। अगर डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है तो जितना डॉक्टर ने बताया है, अगर आप वो मेडिकेशन रेगुलरली नियम से लेते रहेंगे तो चांसेस हैं कि आपकी बीमारी एक कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाएगी, सीवियर नहीं होएगी, आप उसको हल्के में कंट्रोल कर लेंगे, बहुत ज़्यादा बिगड़ेगी नहीं।
तो नियम से वही मेडिकेशन लेना जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है कि कहीं गांव में किसी ने ये बता दिया ये गोली से जल्दी रिलीफ हो जाएगा। बहुत सारे ट्रीटमेंट जिसमें कई बार हम गलती भी कर जाते हैं पेशेंट्स। कुछ स्टेरॉयड मेडिकेशंस हैं जिनको खाने से आराम तो मिलता है लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो चीज़ अवॉइड करनी है आपको। इन्हेलर, तीसरी बात जैसे मैंने बताया कि इन्हेलर लेने में कोई संकोच नहीं करना है कि इससे आदत पड़ जाएगी या कोई इसमें कोई नशा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल सेफ मेडिसिन है और प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ इसको लिया जाए तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो और खासकर ठंड के मौसम में हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी दें किस तरह से बचें ठंड से और अस्थमा से भी कहीं ना कहीं बचाव करें। तो ठंड से ये है कि जैसे कोविड के टाइम में भी चल रहा था कि ठंड सर्दी के मौसम में भी आप कोविड में भी और बाहर कम से कम निकलिए। अपने मुंह पे अगर आप मुंह और नाक पे अगर मास्क लगा के आप घर से निकलते हैं तो ठंडी हवा डायरेक्टली आपके सांस में नहीं जाती है, तो वो एक बड़ा अच्छा मेजर है। हमने ये नोटिस किया है कि मास्क इन दिनों में मास्क एक तरह से कंपलसरी लगता रहा, तो उसकी वजह से जितने ये वायरल इन्फेक्शंस हैं ये कम आए, अस्थमा के अटैक्स कम हुए। जी। तो सर्दी के मौसम में कम से कम बाहर निकलें और मुंह पे और नाक पे मास्क अच्छे से लगा के निकलें तो डेफिनेटली इसका फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और अस्थमा के बचाव संबंधी आपने इतनी अहम जानकारी हमारे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर सिंधवानी जी जिन्होंने जानकारी दी दमा और अस्थमा रोग के बारे में और बताया कि किस तरह से हमारी छोटी सी जो सजगता होती है वो हमें इस रोग से कहीं ना कहीं बचाने में उपयोगी साबित होगी। फिलहाल कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।